तो दिल्ली पढ़ रहा है लड़का, यहाँ कुदाल कैसे चला रहा है। तो गोदान पढ़ते हुए मैं 4 बजे रात को रोया कि जो खेती कर लिया ना वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। आपके फेवरेट राइटर कौन? मैं बेचैन होता था तो मैं सोचता था ना कि मन्नू भंडारी से कोई मिलवाओ मुझे, मैं पूछूंगा कि ये कैसे लिखा आपने। लेकिन मैं लिटरेचर खूब पढ़ता था, सिलेबस कई बार छोड़ देता था और किताबें पढ़ता था। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये तो कविता है ही नहीं, ये तो कविता है, लोग नया कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। ये वाली किताब पढ़ेंगे, फिर ये वाली किताब पढ़ेंगे, वो वाली किताब अच्छी थी, समय तय करेगा कि कौन कविता है नहीं है। नए तरीके कैसे डेवलप हो रहे हैं लिखने पढ़ने के? नए तरीकों में तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी क्रांति है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद आदमी के अंदर परिवर्तन आता है। हिंदी के लेखक को आत्ममुक्त होने से बचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, एक दोस्त मेरा बोला था कि ऐसे समकालीनों में तो मुझे तो नहीं दिखी किसी की कविता जो दीवारों पे लिखी जा रही है। लोग कह रहे हैं, लोग दीवार पे लिखवा रहे हैं, मैं उनको मना तो नहीं करूंगा। कविता या पहली लाइन कौन सी लिखी हो? युद्ध युद्ध तुम क्यों करते हो, शांति से क्यों नहीं रहते हो, युद्ध से है नुकसान तुम्हारा, क्या यही है बुद्ध का भारत हमारा। आपने भी शायद 1-2 शॉर्ट फिल्में लिखी हैं। कितने स्क्रीन प्ले राइटर को लोग जानते हैं। न्यूटन मूवी का एक डायलॉग है ना कि तुम्हें ईमानदार होने का घमंड है। आपने अच्छा किया है सवाल पूछा, मेरे अंदर बहुत बड़ा चीज को लेके। हर पीढ़ी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पीढ़ी का अपना एक नजरिया होता है और चीजों को लेके अपनी सोच होती है। कभी कभी वह तरीका पुरानी पीढ़ी से मिलता जुलता भी होता है और कभी कभी उसके बिल्कुल ठीक विपरीत भी होता है। लेकिन नई पीढ़ी हमेशा अपने समय के रूल, अपने समय के नियम खुद बनाती है और तौर तरीके खुद इस्टेब्लिश करती है। आज की हिंदी की नई पीढ़ी के पहले एपिसोड में हमारे साथ आदित्य रहबर है। आदित्य, आपका स्वागत है हिंदी की नई पीढ़ी के पहले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया। बाकी आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बता सकें। बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव से, गंगापुर गांव है। अभी मैं दिल्ली रहता हूँ और दिल्ली रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ और साथ ही लिखने का काम चलता है। तो फिलहाल अभी मैं शॉर्ट फिल्में वगैरह लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कविताएं पढ़ रहा हूँ, यही चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, ये बिहार का और यूपीएससी का ये क्या संबंध है? बिहार के जितने भी होनहार लोग होते हैं वो यूपीएससी एक बार तो ट्राई करते ही हैं। बिहार की कंडीशनिंग है, वो पहले से ही दे दी जाती है कि तुम्हें सरकारी नौकरी ही करना है। और सरकारी नौकरी में भी जो सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है। तो और दूसरी बात बिहार को लेके ये भी है ना कि वहाँ की आर्थिक स्थिति वो है नहीं कि आप बिजनेस में ट्राई कर सको या ऐसा कुछ कर सको। तो एक ही रास्ता बचता है कि चलो अब लग जाओ इसमें, कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा इसमें। तो इसीलिए सब लोग आ जाते हैं तैयारी। लेकिन वहाँ कोई बिजनेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता? बिजनेस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बड़ा वो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बड़ी बहुत कम है वहाँ पे। अच्छा। और है इलाका वो पूरा खेतीहर इलाका है, किसानी करने वाले लोग हैं। तो उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी हो जाएगा तो जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, इससे ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है। तो उस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं है हाँ, रिस्क लेने के लिए आपको बोला जाए। ओके, तो आदित्य मुझे ये बताइए कि आपका लेखन पाठन में किस तरह से रुचि डेवलप हुई और किस तरह से आपने शुरू किया? मैं जब 2019 में दिल्ली आया था तो मैं आने के बाद सोशल मीडिया पर मैं थोड़ा एक्टिव हुआ, फेसबुक वगैरह पे। तो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा जो लिखते थे और सोशल मीडिया पे वो लिखना उस समय चल रहा था, तो मुझे वो आकर्षित करता था। मुझे लगता था कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, तो मैं भी धीरे धीरे कुछ कुछ लिखने लगा। उस समय हिंदू मुस्लिम को लेकर मैं लिखता था। मुझे लगता था ना कि ये सोशल मीडिया से ज्यादा नफरत फैल रही है, तो मुझे लगा ना कि कुछ लाइन ऐसे ही थोड़ा बना के लिखूंगा तो लोग पढ़ेंगे तो शायद यूनाइट हो या उससे इंस्पायर होंगे। तो लिखने लगा। जब लिखने लगा तो मुझे लगा कि यार किताबें पढ़नी चाहिए। वहाँ पे किताबें भी कई बार लोग बताने लगे और वो बड़ा कूल लगता था देखने में कि सोशल मीडिया पे कोई किताब पढ़ के डाल रहा है। तो फिर मैं सीपी में गया पहली बार, वहां से किताबें खरीद के लाया 3-4, और जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। एक बार मैं पूरी रात किताबें पढ़ते रह गया। कितने चौराहे पढ़ा पहली बार, रेणु की किताब। तो मुझे अच्छी लगी कि यार ये तो अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए। फिर वो सिलसिला जो है लगातार चलने लगा। जब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन मैं लिटरेचर खूब पढ़ता था, सिलेबस कई बार छोड़ देता था और किताबें पढ़ता था। तो वो वहीं से आदत लग गई कि मुझे नहीं, ये पढ़ना है और लिखना भी है, तो अच्छा लगता था। तो उससे पहले कभी ऐसा कुछ इंटरेस्ट? उससे पहले कुछ नहीं था, बस घर पे पापा वगैरह पढ़ते थे, भैया वगैरह पढ़ते थे। हाँ, देखा था मैं कि प्रेमचंद की किताबें रखी रहती थी घर पे, तो वो माहौल था। क्योंकि पापा मेरे सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो पढ़ते रहते थे, तो वहां से देखा, लेकिन पढ़ता नहीं था उस समय। कई बार किताबें उठाई, मोटी किताबें देख के लगता था कि कुछ तो यूनिक होगा इसमें,
लेकिन फिर छोड़ दिया। लेकिन आइडिया वहीं से प्लांट हुआ हाँ, हो पढ़ने सकता है का। कि कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहा हो। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारे आसपास जैसी दुनिया देखते हैं वो बाद में जाके निकलती है बाहर किसी ना किसी तरीके में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ध्यान है पहली कविता या पहली लाइन कौन सी लिखी हो? पहली लाइन मैंने सोशल मीडिया पे लिखी थी जब उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध का एक माहौल बन रहा था। तो ऐसे ही मैं तुकबंदी कर रहा था कि युद्ध युद्ध तुम क्यों करते हो, शांति से क्यों नहीं रहते हो, युद्ध से है नुकसान तुम्हारा, क्या यही है बुद्ध का भारत हमारा। ऐसी कुछ लिखा था उस समय। तो मुझे लगा यार क्या सुंदर लिख दिया कुछ। फिर लगता था कि यार ऐसे ही कुछ भी लिख दे रहा था उस समय। तो अभी तो आप आई थिंक पिछले कई सालों से लिख रहे पढ़ रहे हो, जो नए लोगों के बिल्कुल आप पुराने समय को एक बार के लिए भूल भी जाओ जी। या पुराने समय से कंपेयर भी करें तो हम नए तरीके कैसे डेवलप हो रहे हैं लिखने पढ़ने के, जो शायद पहले नहीं थे और अभी होने लगे? नए तरीकों में तो सोशल मीडिया सबसे बड़ी क्रांति है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी की जो पीढ़ी है, जो एकेडमिक जो पढ़ाई कर रही है, उनको तो पता है हिंदी साहित्य क्या है, पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इसके बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया ने ही ये खोला है। क्योंकि मैं खुद जब पढ़ रहा था तो उस समय हिंदी साहित्य का उतना ज्ञान नहीं था मुझे। हिस्ट्री से मैं ऑनर्स कर रहा था और बिहार यूनिवर्सिटी तो 4 साल में ऐसे ही कराती है ग्रेजुएशन। तो उस समय मुझे लगता था हिंदी साहित्य कुछ है, कविताएं वगैरह किताबों में सिलेबस की जो थी वो पढ़ी थी, बस उतना ही। लेकिन जब सोशल मीडिया पर जब आया तो लगा कि हाँ, ये सब सारी चीजें हैं जो पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है। और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया का ही सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद लोग भले ही गंभीर रूप से पढ़ने लगे हों या उसमें उतर गए हों, लेकिन मुझे लगता है कि पहला माध्यम अभी सोशल मीडिया ही रहा है। क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने सोशल मीडिया से शुरू किया और आज काफी अच्छा लिख कर रहे हैं। तो अभी जैसे कोई लेखन पाठन से जुड़े कुछ अच्छे किस्से याद है? लेखन पाठन से जुड़े अच्छे किस्से मतलब ऐसे कि कुछ अच्छा लिख दिया हो या हाँ, ऐसा? जैसे खुद का कोई जुड़ा हो कि मैं एक बार, मतलब कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक कि आपने कुछ देखा हो और उस पे आके, या वो माइंड में आपके थॉट एक्चुअली आपने कुछ देख लिया हो कोई इवेंट या किसी पर्सन को कुछ ऐसी सिचुएशन में और आपने उस टाइम पे ना लिखा हो लेकिन आपके बार बार वो दिमाग में आ रहा है। ऐसा तो एक हुआ था बहुत पहले। वो एक्चुअली में ऐसे ही किसी कवि की कविता का मैंने वो पैरोडी कर दिया था। लेकिन वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं खेत में आलू रोप रहा था। आलू रोपना मतलब आलू जो होता है, हम लोग मिट्टी में उसको कई जगह कोरना या गोरना ऐसे कुछ बोलते हैं, हम लोग रोपना बोलते हैं। तो रोप रहा था तो मैं कुदाल चला रहा था, तो पापा थे साथ में। तो गांव का एक आदमी, तब मैं दिल्ली से गया था, तो कुदाल चला रहा था। तो लोग देख के बोलेंगे यार ये तो दिल्ली पढ़ रहा है लड़का, यहाँ कुदाल कैसे चला रहा है। लेकिन मैं चलाता था, तो चला रहा था, रोप रहा था। तो एक आदमी आया, पापा को बोल रहा है कि बा आदि तो बहुत अच्छा कुदाल चलावे छ। तो पापा बोल रहे हैं कि किसान के लड़का है, ये आते ना। फिर पापा उसी समय बोले कि जो खेती कर लिया ना वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो उसी कविता को मैंने ना, उसी लाइन को मैं उठा के लिख दिया था कि जो खेती कर लिया वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, ऐसा पिताजी बता रहे थे। पिताजी ऐसा करके था कि पिताजी किसान की क्षमता नहीं, इसी तरह का कोई एक लाइन था जो मैंने लिख के डाल दिया था। तो वो काफी लोगों ने पढ़ा और उसको सराहा था। तो मुझे लगा कि मैं जो देख रहा हूँ ना वही लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसी एक आई थिंक वीरेंद्र भाटिया की कविता है। हाँ हाँ हाँ, वीरेंद्र भाटिया की कविता है हाँ कि लड़कियों को पति, सुंदर लड़कियों को ज्यादा प्रेम मिलता है अपने पति से। हाँ लेकिन ये एग्जैक्ट मेरे साथ हुआ था। हाँ हाँ हो सकता है वो फ्रेम में उनका सिर क्राफ्ट आ गया था, मैंने लिखा था। हाँ। तो अभी जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं कि लोग दूसरे की कविता से इंस्पायर होते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत आम बात है और इसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, राइटर हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप आज तो किसी रेल से गुजरती है गाना उठा के देख लीजिए, हाँ वो एक गजल से इंस्पायर होके लिखा गया कर रहा है, किसी ने कुछ बात नहीं कही, सबने वाह वाह की, अरे क्या लिखा है क्या लिखा है। हम्म। लेकिन कोई आम आदमी लिख देता है कि कोई किसी बड़े राइटर की कविता से इंस्पायर्ड होके लिख देता है, तो उस पे लोग एक्चुअली क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। तो वो कितना सही गलत है? अगर मान लो कोई लिख दे रहा है और उसमें लिख दे रहा है कि इस कविता से इंस्पायर्ड होके लिखा है, तो उसमें आपका क्या विचार है? आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात है कि जो एक स्थापित हो गए हैं बहुत ऊंचे स्तर पे। तो हालांकि उन्होंने क्रेडिट दिया था, क्रेडिट जैसे कि पता होनी चाहिए पहले। हाँ जैसे कि जब मैंने लिखा था उस समय मुझे पता नहीं था कि इस तरह की लाइन है, लेकिन कहीं पढ़ ही रही होगी। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ ऐसा है, तो मैंने कहा कि अच्छा ये है। तो वरुण ग्रोवर ने जब ये लिखी थी तो उन्होंने क्रेडिट दिया था
कि दुष्यंत कुमार की लाइन से। हाँ, उन्होंने बिल्कुल क्रेडिट दिया है। ये जरूरी है, ये होनी चाहिए। बाकी और कोई किस्से, कुछ भी दोस्त से जुड़ा हुआ हो, कभी कोई प्रेमिका को खत दिया हो, कुछ भी? दोस्त से जुड़ा हुआ एक किस्सा ये है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज का एक दोस्त था, तो कुछ दिन बाद बात हो रही थी। तो बात हो रही थी तो वो लड़का लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। एक तो बता रहा था कि जानते हैं आदित्य भाई, मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो एक लड़का सामने जो बैठा था वो दिखा रहा है कि देखिए ये वाली कविता पढ़े हैं आप। तो जब मैंने आपका नाम देखा तो बोला कि ये तो मेरा दोस्त है। तो वो लड़का मेरे मेरे दोस्त से बोल रहा है कि यार एक बार प्लीज मिलवा दीजिए ना इससे। तो ना, हाँ मैं मिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोस्त बोल रहा था मुझसे कि उस समय जानते हैं मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि कोई है जो आपसे मिलने के लिए इतना बेचैन हो रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो मुझे वो सुन के थोड़ा सा लगा कि हाँ यार कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो लिख रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच रही है। हाँ पहुंच रही है। मुझे लगता है आज के समय में मैं हिंदी पंक्तियां चलाते हुए बहुत मैंने महसूस किया है कि लोग बहुत जल्दी जज करते हैं कि ये कविता अच्छी है, बुरी है। तो ये मुझे लगता है कि मतलब ऑब्वियसली एक पाठक को पूरा हक है इसका। हक है कि वो अच्छी बुरी कविता तय कर सके, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन तय करेगा कि ये कविता अच्छी है, बुरी है? और ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये तो कविता है ही नहीं, ये तो कविता है, ये अच्छी है, बुरी है, इसको कौन तय करेगा? ये शुरू से एक परंपरा बन गई है कविता को जज करना, खारिज करना। लोग नया कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। हमारा समाज जो है ना, नया कुछ नहीं, वो एक जो ढर्रा बन गया है। और फिर वही लोग रूढ़िवादिता का विरोध करेंगे कि एक ही ढर्रे से लोग चले आ रहे हैं। अब कोई नया ढर्रा अपनाना चाह रहा है तो फिर उससे भी दिक्कत है उनको। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस समय मान लो कबीर लिखे होंगे तो कबीर तो गाली दे रहे थे किसी को कि यार पोठी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोय। तो किसी को गाली दे रहे थे या बोल रहे थे, लेकिन बाद में चल के वो कविता का रूप हो गई, दोहा हो गया ना। तो कुछ नया था समाज में। मेरे कहने का मतलब है ना कि वो एक समय तय करेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, और वो पाठक वर्ग तय करेगा कि आप कितना प्रभावित कर पा रहे हैं लोगों को। अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, उसे लिखने से अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ के उसमें चेंजेस महसूस कर रहा है, परिवर्तन महसूस कर रहा है, तो है वो कविता ही है। और मुझे उससे ज्यादा क्या चाहिए? संपादक तय करे ना करे उससे मुझे मतलब ही नहीं है। अच्छा, कोई पसंदीदा कविता आपकी, और क्यों? मतलब ये भी होता है ना कि आपकी पसंदीदा कविता क्यों है, मतलब कौन सी है और क्यों है? मेरी अपनी कविता, हाँ, आपकी नहीं, मतलब और किसी लेखक की पसंद। जैसे कि अभी एक हाल ही में जसिंता केरकट्टा है, उनकी किताब है ईश्वर बाजार। उसकी एक छोटी सी लाइन है उनमें से किताब की, कि जब मेरा पड़ोसी मेरा खून का प्यासा हो गया तो मुझे समझ आ गया कि देश में राष्ट्रवाद आ गया। ये छोटी सी लाइन थी उनकी कविता की। तो मुझे ये काफी ज्यादा लगा कि हाँ रिलेटेबल है ये। तो इसी तरह की फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना। तो मुझे ये काफी कविताएं पसंद है। तो ये पीछे कोई कारण इन दोनों कविताओं के पीछे की, अच्छा मेरे को इसलिए इसको पढ़ के ये याद आता है, या फिर कुछ? जसिंता मैम वाली कविता तो इसलिए है कि अभी हालिया का जो सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो काफी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी है इस तरह का। अगर आपकी विचारधारा मुझसे अगर भिन्न है तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ना वो आ जाता है कि अरे यार ये तो अलग है, कुछ अलग होगा, ये पाकिस्तान चाइना पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं उस तरह से। जबकि विचार अलग हो सकते हैं और होने भी चाहिए, उसको पचा पाने की क्षमता होनी चाहिए। तो उस आधार पर, और ये वाली जो है कि कितना अच्छा होता है बिना किसी को जाने पास पास होना। तो सोशल मीडिया का जब से दौर आया है, हम वैसे कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं जिन्हें हम जानते नहीं होते हैं, लेकिन बात करते हैं, अच्छा भी लगता है, और हो सकता है भविष्य में हम मिलते भी हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत पहले इस तरह की कविताएं लिख के चले गए। और जरूरी भी है, जानने के बाद ना व्यक्ति कई बार दूरियां बढ़ भी जाती है। किताबें वगैरह पढ़ते हो? आपने अभी तक कितनी किताबें पढ़ ली हो? मुझे लगता है कि 100-150 किताबें पढ़ी होंगी, साहित्य लिटरेचर की किताबें मिला के, कविता उपन्यास वगैरह सब कहानी। कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपके अंदर से निकली ही नहीं फिर कभी, मतलब इतनी छाप छोड़ के चली गई कि? मेरे लिए तो आपका बंटी जब पढ़ा था ना, तो मैं लगभग 1 महीने तक उसमें ये रहा कि मैं रोज रोज 2-4 पेज पढ़ता था और छोड़ देता था। मैं वो बेचैनी होती थी कि कोई आदमी यार ये 8 साल के बच्चे को ऐसे कैसे समझ सकता है।
उसके मनोविज्ञान को ऐसे कैसे महसूस करा सकता है, इतना करीब से कैसे देख सकता है। मैं बेचैन होता था तो मैं सोचता था ना कि मन्नू भंडारी से कोई मिलवाओ मुझे, मैं पूछूंगा कि ये कैसे लिखा आपने। तब उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी तो मिल नहीं पाया। तो आपका बंटी का प्रभाव बहुत रहा। फिर उसके बाद गोदान पढ़ा, तो गोदान पढ़ते हुए मैं 4 बजे रात को रोया, जब होरी एकदम से गिर गया है और मरने की स्थिति में है तब। उसी तरह से 2-3 और किताबें हैं, जैसे कि गुनाहों का देवता पढ़ते हुए लगता है कि यार क्या ही शानदार है। राग दरबारी पढ़ता हूँ तो फिर वैसे ही लगता है कि कितने पाकिस्तान पढ़ा, वो भी उतनी ही जबरदस्त लगी। मैला अंचल पढ़ते हुए मुझे लगता है कि यार ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कनेक्ट करती है बहुत ज्यादा, अपने गांव की कहानी जैसी लगती है। ये सब किताबें हैं जो सबको पढ़नी भी चाहिए, बहुत अच्छी किताबें हैं। पढ़ने के बाद एकदम कुछ अलग सा महसूस करेंगे आप। अभी जैसे आप अपनी पसंदीदा कविताएं बता रहे हो तो मोस्टली ऐसी, सॉरी, किताबें बता रहे हो तो मोस्टली ऐसी हैं जो पुरानी हैं, पुराने लेखकों ने लिखी है। तो ऐसी पुरानी लेखन शैली में या पुराने लेखकों की जो बातें हैं उनमें ऐसा क्या है कि जो आप नए लोगों में नहीं ढूंढ पा रहे हैं या नए लोगों में आपको नहीं लगती है? ऐसे पुराने लेखकों की किताबों में क्या था ऐसा? पुराने लेखकों को लेके मतलब ऐसी कोई धारणा मैंने बनाई नहीं थी पहले। मैं जब पढ़ना शुरू किया था तो मुझे वो सब किताबें पहले से पता थी कि ये पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ एक लिस्ट थी मेरे दिमाग में। तो जब पढ़ने लगा तो मुझे वो काफी अच्छी लगने लगी, इसलिए मैं पढ़ते रह गया। और रही बात आपकी नई वाली किताब की बात है, तो नई वाली में मैंने पढ़ी नहीं किताबें, लेकिन 1-2 किताबें हैं जो रोहिन कुमार हैं, एक लाल चौक जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। नई वाली किताब की अगर आप बात करें तो जैसे कि अशोक पांडे की लपुर झन्ना है, वो भी बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि नई वाली किताबें अच्छी नहीं, मैं पुरानी से मैं अभी निकला ही नहीं हूँ नई वाली की तरफ। तो अच्छा, एक अभी नई वाली लोगों की बात चल रही है, तो जो नई वाली हिंदी कहा जाता है उसका आपके क्या विचार है? क्या है नई वाली हिंदी? आप क्या समझते हैं उससे? नई वाली हिंदी को लेके मैं क्या बताऊँ। नई वाली हिंदी किसी भी चीज को ना नई तरीके जैसे कि होता है ना कि एक ढंग से जब चीजें चलती रहती हैं तो उसको नए तरीके से पेश करना होता है, कुछ नया लगे लोगों को, शायद लोग आए। तो शायद मुझे लगता है कि इस आधार पर उन्होंने नई वाली हिंदी एक टर्म दिया होगा। बाकी लिख रहे हैं सब नए युवा जो लिख रहे हैं, लिखना चाहिए उनको। और जब युवा नहीं लिखेंगे तो फिर कौन लिखेंगे? एक समय के बाद जो सारे बुजुर्ग बुजुर्ग साहित्यकार है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर किन्हीं को तो भार उठाना होगा लिखने का या लिखना होगा। तो हर दौर में आपने जैसे बताया कि हर दौर का अपना तरीका रहा है, सोचने का नजरिया रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चीजें बदलेंगी ही। सोचने का नजरिया बदलेगा, हमारे रहन सहन का नजरिया बदलेगा रहने का। तो उस हिसाब से नई वाली हिंदी का भी अपना बदला है। हाँ, उसमें देखना है ये है, लोग उसका विरोध भी करते हैं, आलोचना भी करेंगे कि उसके अंदर साहित्य का तत्व कितना बचा है, कितना ज्यादा वो हमें प्रभावित कर पा रहा है, क्या उद्देश्य मेरे सामने रख रहा है। सिर्फ मनोरंजन करना ही तो नहीं रह गया है उद्देश्य। तो ये मायने रखता है। अगर इन मानकों पे नई वाली हिंदी खड़ी उतर रही है तो जाहिर सी बात है कि वो भी है और रहना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्या मतलब आपने जैसे बोला कि साहित्य का तत्व कितना है, आपके हिसाब से क्या है साहित्य या साहित्य का तत्व जो साहित्य, ऐसे साहित्य में बोला जाता है कि 4 या तत्व होते हैं करके, कि एक व्यापक प्रभाव पड़ना चाहिए समाज पे साहित्य का। भाषा शैली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शिल्प अच्छा होना चाहिए जिसको बोलते, ये 2 चीजें जरूरी हैं कि हो, तो उसे साहित्य कई बार माना जाता है, कई बार क्या वो माना ही जाता है। तो ये मायने रखता है। अगर इस तरह की चीजें दिख रही है किसी भी साहित्य में तो मुझे लगता है कि वो साहित्य है। नहीं, लेकिन अगर वो सिर्फ मनोरंजन भी कर पा रही है लोगों का, और लोग उसको पढ़ के मनोरंजन भी अगर कर पा रहे हैं, अच्छा खुश हो पा रहे हैं, तो और उसकी भाषा शैली हो सकता है कि पुरानी हिंदी की तरह ना हो, नई हिंदी कोई नया तरीका हो, जैसे आम बोलचाल की भाषा है वैसे हो, तो क्या उसे साहित्य में नहीं माना जाएगा? देखिए, मनोरंजन जो है ना, अभी के समय में मनोरंजन का अर्थ बड़ा बदल गया है। मनोरंजन के साथ साथ ना कई बार होता है कि माध्यम क्या है, तरीका क्या है, आप किस तरीके से लोगों को मनोरंजन करा रहे हैं। कई बार मनोरंजन फुहड़ हो जाता है, जैसे कि आप स्टैंड अप कॉमेडी उठा के देखेंगे या जो भी रियलिटी शो है वो भी तो मनोरंजन ही करा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि मनोरंजन के उसके पर्दे के पीछे आप कई बार स्त्री विरोधी बातें आने लगती हैं, किसी की हाइट का मजाक उड़ाना, किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना,
हंस रहे हैं लोग, उस पर भी हंस रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है किसी का। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे नैतिक रूप से तो गलत है ये। मनोरंजन तो है लेकिन गलत है। तो हमें मनोरंजन कराना है, ठीक बात, आप मनोरंजन कराइए, लेकिन इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन सब चीज़ों के अलावा आप मनोरंजन करा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मनोरंजन तो ज़रूरी है। लेकिन बहुत बड़े-बड़े हास्य कलाकार हुए हैं, चार्ली चैपलिन की बात करें तो ये भी तो एक हास्य कलाकार रहे हैं, लेकिन उनका मनोरंजन जो रहा है, आप देखिए कि आम लोगों के जीवन को उन्होंने दिखाया है। कैसे एक मज़दूर है, जीवन जी रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो हँसी तो उसमें भी है, तरीका अलग है उनका, तो वो होना चाहिए। अच्छा, पुराने पुराने जितने भी लेखक रहे हैं हिंदी के, उनमें से आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट तो पहले मन्नू भंडारी हैं मेरी, और मन्नू भंडारी के अलावा उसका कारण? उनकी लेखन शैली मुझे बहुत कमाल की लगती है, और जिस समय में उन्होंने खुद को स्थापित किया है, बड़ा चैलेंजिंग रहा था उस समय करना। और दूसरे मुझे रेणु बहुत पसंद है, क्योंकि उनके अंदर की जो आंचलिकता रही है, और हिंदी साहित्य में सबसे पहले आंचलिकता को स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया था तो रेणु ने किया था। रेणु अच्छे लगते हैं मुझे, प्रेमचंद का तो रहा ही है। ये मुझे लगता है कि 2-3 जो हैं ज़्यादा। और नए लोगों में? नए लोगों में ऐसे राइटर, हाँ, मतलब कोई भी जो हिंदी में लेखन का काम कर रहे हैं, उनकी चाहे बुक आई हो नहीं आई हो, लेकिन आप जानते हो। लेखन में तो ऐसे कविताओं में एक अविनाश मिश्र हैं, वो बहुत कमाल की कविताएं लिखते हैं। फिर मुझे प्रशांत सागर जो फफूंद है, उनकी भी कविताएं मुझे बहुत सिंपली और बहुत अच्छी लगती है कविताएं। और बाकी एक आदर्श भूषण है, उनकी कविताएं भी मुझे बहुत पसंद है, और काफ़ी उच्च स्तर का लिखते हैं वो। और रही बात उपन्यास वगैरह में, तो उपन्यास नए वाले लोगों में उतना मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो लाल चौक मैंने पढ़ी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपका मूवीज वगैरह में, फिल्मों में इंटरेस्ट है? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो देखने में है, या कौन कौन सी मूवीज, आपको किस तरह की मूवीज पसंद आती है? मुझे सोशल आधारित जो इश्यूज पे हो, या मुझे ना एकदम आम आदमी की फिल्में पसंद है। एकदम अनुराग कश्यप जिस तरह की फिल्में बनाते हैं ना, मुझे उस तरह की फिल्में ज़्यादा पसंद है। गाली गलौज वाली? नहीं, गाली गलौज नहीं, गाली गलौज तो हमारे समाज का हिस्सा है, कई बार आप उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि जो बहुत कम पढ़ा लिखा वर्ग है, आजकल तो पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो मेट्रो सिटी के लोग हैं वो भी मेट्रो में गाली देते हुए मिल जाते हैं। लेकिन जो समाज का अंतिम वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, तो उनके बीच ये है, तो आप उसको नकार नहीं सकते। तो उस तरह की मुझे फिल्में पसंद है, मुझे बहुत भाती है उस तरह की फिल्में। अच्छा, बाकी आपने भी शायद एक दो शॉर्ट फिल्में लिखी हैं और काम किया है, उनके हाँ, बारे में थोड़ा। मैंने लगभग 4 शॉर्ट फिल्में की हैं, जिसमें से विराम मैंने बनाई थी, 40 मिनट की फिल्म थी, और काफ़ी चली भी, उसकी रीच भी अच्छी गई। बाकी उससे पहले मैंने ईदी बनाई थी, शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म को काफ़ी सराहा गया, क्योंकि उस कहानी का जो उद्देश्य था बड़ा सुंदर था, और उस फिल्म को फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया, यूके में। तो मैंने अभी तक की है, मैं भी वही रहा है कि जो समाज में जो घटित हो रहा है, मैं उसी को फिल्मों के द्वारा दिखाता हूँ। लेकिन अब थोड़ा और एक्सपेरिमेंटल करने का मन है, स्क्रिप्ट लिख रखी है वेब सीरीज का, तो मैं आगे करूँगा कुछ अलग। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है, या फेवरेट डायरेक्टर कौन है? आप डायरेक्टर ही बता दो। अनुराग कश्यप। अच्छा, वो उसका कारण वही है कि एकदम रियलिस्टिक फिल्में बनाना। एक नीरज घेवान है, वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर में से भी आते हैं, जो मसान मूवी जो देखी होगी आपने, उसके डायरेक्टर हैं। उसके बाद इम्तियाज अली वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मसान मूवी में क्या खास लगा आपको? मसान मूवी में खास ये लगा कि मुझे लगा ना कि वो आदमी जो जी रहा है, दीपक जो कैरेक्टर है उसका, मुझे लगा कि मैं हूँ। वो एक जो सालू गुप्ता है, वो लगी कि मेरे आसपास की कोई लड़की है। मतलब देवी कैरेक्टर जो है, वो मुझे हमेशा ऐसे कैरेक्टर दिख जाते हैं। तो जिस फिल्म से ना आपको लगे कि एकदम मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसी फिल्में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नायक यूएसए में डेट कर रहा है, न्यूयॉर्क में पार्टी कर रहा है, तो वो हम ऐसा नहीं है संभव। आम आदमी की फिल्में उस तरह की हो ही नहीं सकती। तो अभी आदित्य, आपकी जो एक बुक आई थी, नदियां नहीं रुकती,
एक साल, लगभग एक साल होने को आया है। तो उसका आपने उसकी कुछ कहानी बताइए, उसका नाम कैसे सोचा, या उसकी कुछ क्या प्लान था, कब से प्लान चल रहा था आपके माइंड? पहले तो किताब लाने का सोच नहीं रहा था, कि मैं सिर्फ कविता लिख रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, लोग पढ़ रहे थे, शेयर कर रहे थे। फिर अचानक से एक दो जगह से आया कि किताब लानी चाहिए तुम्हें। तो मुझे भी लगा कि यार जब इतनी कविताएं ये लिख रखी है तो एक जगह कम से कम कलेक्ट कर लूँ। तो फिर प्रकाशन की तरफ से आया कि किताब छापना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वही हुआ कि नाम, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नाम को लेके है। नाम को लेके बातें हुई, बातें चली सब जगह। तो मैं सोच नहीं पा रहा था कि कैसे क्या नाम हुआ, क्या नाम। तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नाम बहुत सारे दोस्तों ने बताया था कि ये नाम रखो, ये नाम रखो। तो उसने जो नाम बोला ना कि नदियाँ नहीं रुकती रखो, ऐसे सब लोगों से मैंने सजेशन लिया था। तो नदियाँ नहीं रुकती जैसे ही नाम आया ना, तो मैं थोड़ा रुका, मुझे लगा कि यार कैची नाम है थोड़ा। फिर प्रशांत भैया से बात की, तो उन्होंने बोला कि अरे तो मस्त नाम है, इसको डन करो, अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं सोचा, वो एक्सप्लेन की इसको कि नदियाँ नहीं रुकती मतलब कि एक प्रोग्रेस को दिखाता है कि धीरे 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 लोग बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। और हम जैसे जो अंतिम लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो उसको भी वो इंडिकेशन है एक नदी के रूप में। तो मुझे लगा कि नहीं, नदियाँ नहीं रुकती नाम अच्छा होगा, यही रखते हैं। वो गर्लफ्रेंड ने बोला इसलिए? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं है, इससे पहले भी दो तीन नाम हम सोच रखा था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगा इसलिए रखा। और लोगों को पसंद भी आ रही है वो किताब और नाम भी। तो अच्छा, तो बुक से जुड़े हो कुछ किस्से जो आपको याद हो, या आपकी कुछ कुछ भी जो नए एक्सपीरियंसेस हो, या हो सकता है कुछ पहले भ्रम हो माइंड में? किताब छपवाने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। और मुझे लगता था कि मैं जितना पहले खुल के लिख रहा था या बोल रहा था, कई बार किताब लिखने के बाद लोग तुरंत आलोचना करने लगते हैं। मतलब एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, और दूसरी चीज है कि एक डर भी रहता है कि लोग तुरंत में क्या आरोप लगा दे, ये कर दे, इस तरह का। लेकिन इन सब के अलावा मुझे फिक्र नहीं रहता, मजा आता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं किताब। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि कविताओं की किताब में 3-4 महीने में मैंने 1000 कॉपी बेच दी। बेची क्या, लोगों ने खरीद ली। तो मुझे लगता है कि हाँ, लोग पढ़ तो रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। सेकेंड एडिशन के भी लोग इंतजार में हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कब आएगी, कब आएगी। और लोगों ने खूब प्यार दिया इस किताब को, उम्मीद से ज़्यादा। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी किताबें बिक जाएंगी, लेकिन लोगों ने खरीदी है किताब। बाकी आपकी शायद किताब की कुछ कविताएं लोगों ने कहीं दीवारों पे, कहीं स्कूलों पे लिखी हुई है, उससे जुड़े हुए क्या किस्से हैं? आप तक कैसे पहुंची वो कविताएं? हाँ, ये मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये मुझे लगता है कि यही होनी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि नई वाली कविता में क्या ऐसा हो जा रहा है जो तुम कह रहे हो या लिख रहे हो, तो मैं नहीं कह रहा, एक दोस्त मेरा बोला था कि ऐसे समकालीनों में तो मुझे तो नहीं दिखी किसी की कविता जो दीवारों पर लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं जाके लिखवा दे रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ, लोग खुद उससे महसूस कर रहे हैं, उस कविता को प्रभावित हो रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। तो बहराइच के एक स्कूल में दीवार पे कविता लिखी गई, और मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया। तो जब मैंने खोला और देखा उस पे दीवार पे, तो उनका मैसेज था। कृतिका मिश्रा है, वो टीचर है शायद वहाँ की। तो उन्होंने बताया कि आदित्य जी, पहले माफी, बिना आपकी अनुमति के मैंने इसे लिखवा दिया दीवार पे, काफी अच्छी लगी और मुझे लगा कि इसकी जरूरत यहाँ है। क्या पंक्तियां थी वो? घर की चौखट से स्कूल तक की दूरी उतनी ही है जितने की चूल्हे से चांद तक की दूरी। चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट की नहीं, चौखट लांघने की जरूरत है। तो ये वाली कविता थी। तो फिर मैंने बोला कि अरे कविता तो सबकी है और सबका अधिकार उतना ही है उस कविता पे, और मुझे खुशी है कि आपको ये कविता पसंद आई और आपको इसकी जरूरत महसूस हुई। तो फिर मैंने उसे सब जगह साझा किया, और मुझे लगा कि यार मेरा उद्देश्य सफल हो गया। क्योंकि वो मीना मंच नाम से एक स्कूल के अंदर ही एक बिल्डिंग है, और उस पे वो कविता लिखी गई थी। तो मुझे लगा कि मैंने जिसके लिए लिखी वहां तक ये कविता पहुंच रही है। फिर उसके बाद वही कविता, सेम कविता, सावित्रीबाई फूले नाम से एक लाइब्रेरी चलती है हरियाणा में, भारूखेड़ा गांव है कोई, सिरसा सिरसा जिले का शायद भारूखेड़ा गांव है। तो वहां पे भी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वो कविता लिखी गई। तो मुझे लगा कि लोग पढ़ रहे हैं और लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि उद्देश्य सफल हो गया। इस कविता को मैंने लिखा भी इसीलिए था, सावित्रीबाई फूले की जयंती थी। तो मुझे लगा कि
इनका संघर्ष तो इतना बड़ा है, इन्होंने इतना कुछ किया है स्त्री शिक्षा को लेके, मैं कैसे इनको समेट पाऊंगा। तो मैंने ये कविता लिखी थी उन्हीं के लिए कि उनका उद्देश्य क्या था, महिला सशक्तिकरण को लेकर और शिक्षा को लेकर, तब लिखी थी वो कविता। और आज लग रहा है कि लोगों तक पहुंच रही है, लोग पढ़ रहे हैं, लिखवा रहे हैं दीवार पे, तो ये बढ़ रही है। वैसे हिंदी के मेरे को लेखक नहीं पता कौन है, लेकिन उन्होंने बोला कि हिंदी के लेखक को आत्ममुग्ध होने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन सब चीजों से धीरे धीरे आत्ममुग्ध होने लग जाए? अगर खुश होना, आत्ममुग्ध होना है तो हर आदमी को आत्ममुग्ध होना चाहिए। मैं ऐसे ही तो सबको कहते नहीं फिर रहा हूँ ना कि मेरी कविता ऐसे हो गई, ये हो गई। मैं तो कविता मानने तक से भी इनकार कर रहा हूँ कि मेरी कविता है, लेकिन लोग मान रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं, लोग दीवार पे लिखवा रहे हैं, मैं उनको मना तो नहीं करूंगा, उन्हें अच्छी लग रही है, पढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही एक कविता सफाई कर्मी के ऊपर थी, मुझे कविता एग्जैक्ट याद नहीं है, कि वो हजारीबाग की नगर आयुक्त है, आईएएस है वो। उन्होंने वो कविता हजारीबाग के बाहर रोड के साइड में बड़े से होर्डिंग पे लिखवाई थी वो कविता। तो मुझे लगा कि अब उनको अच्छी लगी वो कविता पढ़ के, लोग प्रभावित हो रहे होंगे तभी तो लिखवाई उन्होंने। तो अगर मैं ये बात अगर लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे लिए उपलब्धि है, लोगों के लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो उपलब्धि है, तो मैं तो कहूंगा ही। अब इसे आत्ममुग्ध होना कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं आत्ममुग्ध हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे है तो नहीं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्ममुग्ध होने से बचना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है वो क्योंकि ये तो नॉर्मल है, मैं भी कोई कुछ काम करूंगा और जैसे जैसे प्रशंसा होगी उसकी, तो लोग उस राह पे चलते हैं कि जिधर आत्ममुग्ध की तरफ जाती है। बट बचना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत यंग है और आगे जाने वाले हैं। अभी तो सफर मुझे लगता है कि शुरू हुआ है आपका। अच्छा, बाकी एक हिंदवी जो है, हिंदवी पे आपकी कविता का, आपकी किताब को लेके और पंक्ति प्रकाशन की चारों किताबों को लेके एक समीक्षा डाली गई थी, और उसमें लेकिन खासकर आपकी कविता, आपकी किताब को ज्यादा टारगेट किया था। तो उसको लेके क्या विचार है आपके, या आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस पर? मतलब मुझे लगता है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो उन्होंने अगर लिखा तो उनका अपना नजरिया था सोचने का। बाकी हजार लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने आलोचना की, सबकी अपनी अपनी जगह है। और मैं स्वागत ही करता हूँ कि उन्होंने आलोचना की, कम से कम एटलीस्ट बात करना तो उचित समझा किताबों पे। और रही बात कविता है नहीं है, पहले ही बताया था कि कविता ये तो समय तय करेगा कि कौन कविता है नहीं है, क्योंकि कविता की उम्र बहुत बड़ी होती है, लंबी भी। तो उनके भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आलोचना का जो है ना, वो व्यक्तिगत रूप से लोग देखते हैं उसको, तो मुझे पसंद है कि नहीं, और उन्हें पसंद नहीं है तो नहीं है। इसमें जबरदस्ती थोड़ी है कि नहीं आपको मेरी कविता पसंद आनी चाहिए तो आनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा, ठीक है, उनकी अपनी। नहीं, कविता तो बिल्कुल है ही, तभी उन्होंने अपनी साइट पे हाँ, ये भी है, सेक्शन में ये भी आपकी कविताएं डाल रखी हैं। तो मैं भी पढ़ा उसको, मैंने सोचा कि जब आपको अगर इस कविता में, इस किताब में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो फिर आपने आदित्य की कविताएं अपनी साइट पे क्यों लगा रखी है? हाँ, ये भी है। मतलब अभी जैसे आप बहुत यंग हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ हर कोई, स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास से जो आते हैं, वो इस चीज में हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि अपना पैशन फॉलो करना है, या कोई सरकारी नौकरी ढूंढनी है, या कोई कन्वेंशनल जो कैरियर के ऑप्शन है वो करने हैं। तो आपका भी माइंड में कुछ ऐसा चलता रहता है? अरे बहुत चलता है, मतलब माथा फटता है ये सब सोच सोच के कि वो एक ऐसा है ना कि आप पहले, उससे पहले आप थोड़ा एक घर के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सके कि आप किस टाइप की फैमिली से आते हैं, कौन कौन है घर में? मैं साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। पापा किसानी करते हैं, भैया कोचिंग चलाते हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। दो बहनें हैं, दोनों बहनें की शादी हो चुकी है। तो मैं दीदी के हिस्से हूँ, मतलब दीदी के यहाँ रहता हूँ, दीदी ही मुझे देखती हैं, सब कुछ करती हैं। मुझे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम्हें अब बनना है सरकारी बाबू। जब मैं घर से आया था तो ये मेरा डिसीजन था कि मुझे भी बनना है, यही करना है, और मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर होता है ना कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, नई नई चीजें आती हैं दिमाग में। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है, कुछ और भी है जो मैं कर सकता हूँ और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं
कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि इसको ड्रॉप करता हूँ और पहले कर लेता हूँ, लेकिन मैं बड़ा लड़ा हूँ इस द्वंद में। कई बार मैं ये ऊपर आ जाता है, कभी वो ये ऊपर आ जाता है, और मैं इसी द्वंद में हूँ, चल रहा हूँ दोनों चीज़ों को करते हुए। लेकिन अभी तैयारी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। लेकिन वही है ना कि कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी, छोटी सी लाइन, कि बहुत बोलने वाले लड़के एक उम्र के बाद चुप रहने लगते हैं। वे लड़के गेहूं की बाली होते हैं जो झुक गए होते हैं दाने के भार से। एक समय के बाद किसी के घर की रोटी बनते हैं वे लड़के। तो वो मेरी फीलिंग है। मैं भी घर में पहले बहुत बोलता था, अब चुप रहता हूँ, कुछ सुनता हूँ कि अब लोगों को उम्मीद है कि मैं रोटी दूंगा घर को, घर में रोटी। या मम्मी कहती भी है कि हमरा तू कुछ दे ना देबा, हमरा मतलब अपने भाषा में कि तू हमरा कुछ दे ना देबा, हम बस देखे के चाहे छे कि तू अपना पैर पर खड़ा हो गेला, कुछ अच्छा कर रहा था, सब लोग कर रहा तू कर रहा। तो हम भी बोलते हैं मम्मी को कि हाँ मम्मी, होता ही समय पे दो। तो ये जो मतलब सिर्फ बिहार में ही नहीं, जितनी भी नॉर्थर्न स्टेट है, या मुझे लगता है कि साउथ की भी स्टेट है, तो वहाँ पे सरकारी नौकरी को लेके इंडिया में है ही इतना ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा कि, तो उस पे क्या विचार, आपको क्या लगता है कि मतलब ये एक पर्टिकुलर क्लास तक सीमित है, या फिर इन जनरल जैसे बहुत सारे आईएएस इनके भी बेटे होते हैं, वो भी आईएएस आईएएस वगैरह ही बनना। बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जो कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उनके बेटे उसी लाइन में जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है सरकारी नौकरियों में कि लोग या तो नया रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, या उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं है? आपको क्या लगता है उसमें? मुझे लगता है इसके पीछे ना ये भौगोलिक और आर्थिक दशाएं तय करती हैं इन सब चीजों का, कि क्या हम करेंगे नहीं करेंगे। हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं ये फैक्ट होता है। तो बिहार यूपी को लेके मुझे लगता है ना कि ये कृषि वाला क्षेत्र रहा है शुरू से। यहाँ पे संसाधन कम रहे हैं, जो संसाधन रहा है वो मानव संसाधन रहा है। और मानव संसाधन में भी वैसे संसाधन जो श्रमिक रूप से हैं, जो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, खेत में उपजा सकते हैं। लेकिन दिक्कतें वहां भी ये हैं कि खेत ज्यादा भी तो नहीं है ना कि लोग कर सके। तो वही बचता है ना कि दूसरा उनके पास विकल्प यही है कि हम एक सरकार पढ़ लिख ले और सरकारी नौकरी कर ले, और इससे अपनी जिंदगी मतलब एक ट्रैक पे आ जाएगी, अच्छे से मेरा जीवन गुजर जाएगा। तो ये, और रही बात बिजनेस को लेके उद्यम करने को, तो वो उद्यम करने के लिए ना वो जो क्षमता, उद्यमशीलता वाली, जो रिस्क वाली जो टेंडेंसी है, वो अभी विकसित हुई नहीं है यूपी बिहार में। तो इन सब वजहों से लगता है कि वो जो इलाका है अभी अपब्रिंगिंग होने में समय लगेगा इन सब चीजों को लेकर। तो अभी जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका कैसा अभी तक की कैसी जर्नी रही, क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? यूपीएससी के दौरान तैयारी के दौरान तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने, और मुझे लगता है कि ये लिखना सोचना जो नज़रिया बदला है उसमें बहुत हेल्पफुल रहा है। खास करके जब मैंने हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया था, विकास सर उनके क्लासेस की, तो मुझे लगा कि हाँ यार, हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद आदमी के अंदर परिवर्तन आता है। मैं पहले बहुत सारी चीज़ों को लेके एक अलग अवधारणा थी मन में, वो बदली है इन सब चीज़ों को देखते हुए, पढ़ने के बाद, सिलेबस पढ़ने के बाद। और दूसरी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है पहले से। अब लगता है कि मैं किसी भी चीज़ पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि सिलेबस इतना विस्तार है ना इसका, कि हर चीज़ को कवर करना है कहीं ना कहीं से। उसको थोड़ा करना है लेकिन करना है, हर सेक्टर में पढ़ना। तो मुझे लगता है कि बदलाव तो हुआ है, और मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगा तो कुछ तो कर लूंगा अच्छा। ये है मेरे अंदर ये विश्वास। जैसे यूपीएससी में हिंदी, जो हिंदी मीडियम का है जो पार्ट है, उसमें सिलेक्शन बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत ही कम रेशियो होता है आई थिंक। और इवन जो रेशियो होता है वो जो नीचे की रैंक्स होती है उनमें ज्यादा होता है, कि ज्यादा लोग हिंदी मीडियम वाले नीचे आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? यूपीएससी को लेके कई बार पहले तो अनुवाद की दिक्कत थी। अनुवाद पहले अंग्रेजी में क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसका अनुवाद होता था, तो कई बार स्टील प्लांट का हो जाता था पौधा। ये तो आम बात, लोग बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा है कि अब चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें आसान हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा सब लोग बताते हैं और मैं भी देखता हूँ कि सिलेबस जो है, क्वेश्चंस का जो तरीका, सीसैट वगैरह की जहाँ बात आती है, अब आप देखिएगा कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं
वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने की वजह से एक तो उनका जो बैकग्राउंड है, कई बार साइंस वाला बैकग्राउंड है नहीं, बहुत कम है साइंस का बैकग्राउंड। और क्वेश्चंस का जो तरीका है पैटर्न सीसेट वगैरह में लेके, वो काफी टफ कर दिया गया है। अब आर्ट वाले बच्चे मैथ बहुत कम पढ़ते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो अंक गणित वगैरह यही सब रहता है। अब कैट लेवल का अगर आप मैथ पूछ दे रहे हैं तो बच्चे तो जाहिर सी बात है कि पीछे हट जाएंगे। तो ये सब दिक्कतें हैं ज्यादा। दूसरी चीज, हिंदी मीडियम का ना व्यापार ज्यादा है, कमाने के नजरिए से जो है ना, यूपीएससी हिंदी वाले को ना खूब बढ़ा चढ़ा के दिखा है। अंग्रेजी माध्यम वाले में उतना ये नहीं है। आप भीड़ देखेंगे ना कोचिंगों में, तो हिंदी माध्यम में जितना है ना उसकी अपेक्षा अंग्रेजी माध्यम में कम है। एकदम से वो क्रेज बना दिया गया 12 फेल मूवी के बाद भी, उससे पहले भी बहुत सारी। तो ये है, इन सब से अगर बचा जाए। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि मटेरियल की जहां तक बात आती है, हम लोग इकट्ठा बहुत करते हैं। सीमित चीजों में ना ज्यादा रिवीजन करने से, ज्यादा प्रैक्टिस करने से मुझे फायदा लगता है कि होता है। जो गाइडेंस है, जो भी इकोसिस्टम है हिंदी का, वो बिल्कुल अपडेटेड तरीके से आपको इनपुट नहीं दे पा रहा है कि हाँ, लेकिन अब चीजें बदली हैं, अब अपडेट वगैरह सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वही है ना कि बच्चे के अंदर अभी भी जो परंपरागत जो तैयारी का जो तरीका है वो बदला नहीं है। वो ऐसे ही सोच रहे, वो भैया बताए थे ऐसे ही पढ़ना होता है, पहले ये यहाँ से शुरू करो फिर ऐसे करो, वो चीजें हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले को देखता हूँ, चुपचाप आएंगे, अपना शुरू करेंगे, जैसे कि एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी पढ़ी, एक रेफरेंस बुक पढ़ा, उसके बाद बस टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया उन लोगों। लेकिन यहाँ है कि ये वाली किताब पढ़ेंगे, फिर ये वाली किताब पढ़ेंगे, वो वाली किताब अच्छी थी, तो इसमें उलझते हैं ज्यादा, मुझे लगता है ये दिक्कत है। अच्छा, कोचिंग कोचिंग वगैरह जो होती है यूपीएससी में, आपको कितना योगदान लगता है कोचिंग का, कि कोचिंग करनी ही चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उसके अलावा अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो भी कर सकते हो। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो हो सकता है, लेकिन कोचिंग करने के बाद मुझे समझ आया कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना कोचिंग के भी हो सकता था। लेकिन हाँ, कोचिंग उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह से नहीं पढ़े हैं और सीधे आए हैं, तैयारी करना है उनको, उनके अंदर प्रतिभा है, कर सकते हैं, तो उनके लिए गाइडेंस, बतौर गाइडेंस कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग से एक फायदा ये भी है ना कि आप जो चीज़ें 6 महीना में करना चाह रहे हैं, 6 महीना लगेगा, उसको आप 2 महीने में कर लेंगे, क्योंकि गाइडेंस है आपके पीछे, तरीका है आपके पास। खुद से कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, और कोचिंग एज अ कोच अगर कोई है तो। तो हिंदी मीडियम की तो आई थिंक सबसे पॉपुलर जो कोचिंग है वो दृष्टि ही है। हाँ, दृष्टि। तो कैसा है दृष्टि, कैसी लगती है आपको कोचिंग पर्सनल लेवल पे? दृष्टि कोचिंग का जो रख रखाव है या मैनेजमेंट वगैरह है, वो सब कुछ अच्छा है और तरीका भी अच्छा है। बस वो सिलेबस को ना 1.5 साल तक खींच के ले आते हैं, ये मुझे बुरा लगता है। और वो कहते हैं कि शुरू से सिखा रहे हैं, फाउंडेशन बैच है, इन सब कुछ बच्चे छोड़ दीजिए, बच्चे को मेहनत करने दीजिए, सारा मेहनत आप खुद कर ले रहे हैं, तो बच्चे आदी हो जाते हैं कि अरे सर तो करवाएंगे ही ना, तब तक इंतजार करते हैं। वो वाली टेंडेंसी बन जाती है और इसकी दिक्कत है, और इससे बचना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, तो जो दृष्टि के करता धरता है दिलकीर्ति सर, उनसे आप पढ़े ही होगे, तो वो कैसे टीचर हैं, और उनसे अगर कभी पर्सनली मिलना हुआ हो? पर्सनली तो ऐसे ही क्वेश्चन तो वगैरह पूछना हो क्लास में, तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी क्लास 6 महीना चली ही थी कि कोविड शुरू हो गया। उसके बाद हमारी क्लास हुई नहीं दोबारा, उसके बाद सब ऑनलाइन मोड में आ गया। लेकिन उस समय तक मैंने ऑप्शनल शुरू कर दिया था, सर से क्लास शुरू हो गई थी, मतलब वीडियो क्लास चलती थी, लेकिन सर आते थे डाउट लेने। तो सर, नो डाउट, सर की जो पढ़ाने की शैली है बहुत कमाल है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। और उनका जो अप्रोच है पढ़ाने का लोगों के अंदर, मैंने कहा कि बदलाव मुझे आया तो सर की क्लास का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन सर, अभी जो हाल फिलहाल में सर का जो देख रहा हूँ एक्टिविटी जो बढ़ी है उनकी, मुझे वो लगता है कि सर फिर वो बिजनेस वाले, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने लगे, एक शिक्षक से हटके हर चीज में प्रॉफिट देखना, हर चीज को खोलना। इधर एक जुडिशियरी का खोल दिया उन्होंने फिर से, मतलब लगे हैं कि कैसे मैं अब इसका विस्तार कर लूँ। सिलेक्शन हो उससे मतलब अब है नहीं उनको, कोचिंग का विस्तार कैसे हो उसमें लग गए। तो ये सब चीजें मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं करना चाहिए था सर को। खुद बोलेंगे जैसे कि, वही नहीं बाकी लोग भी, कि सोशल मीडिया से बचना है, सोशल मीडिया से दूर रहो, और खुद रील्स डाल रहे हैं, रील्स के माध्यम से बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहा जाए। तो आप तो या तो क्लास में रहिए,
बट उन्होंने तो कोई ना कोई एक पर्सन रख रखा होगा जो ये काम करता होगा उनके लिए, तो लेकिन आम आदमी और जो गांव के जो छात्र है वो ये नहीं समझते ना। उनको तो लगता है कि सर ही चला रहे हैं। उनका तो किसी भी पेज पे वीडियो देखेगा तो लगेगा कि सर ही का पेज है। तो ये है दिक्कतें। इस पे काम सर को देखना चाहिए, लेकिन अब तो सर काफी आगे निकल गए हैं। उनको ये सब सोचने का समय भी नहीं लगता कि मुझे होगा। अच्छा, बाकी जो हिंदी में जो हिंदी की राइटिंग है स्पेशली, उसमें क्या क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, या जो एटलीस्ट आपको पता हो अभी तक चला हो, या फिर आपको कुछ चैलेंज लगता हो कि अरे सरकारी नौकरी से इधर एक स्विच करने में सबसे बड़ा चैलेंज में भी ये रहा हो कि तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसे इसमें। चैलेंजेस तो है बहुत ज्यादा। जैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग का ही आप ले लीजिए, तो कितने स्क्रीन प्ले राइटर को लोग जानते हैं। ऐसे डायरेक्टर को अब जानने लगे हैं। डायरेक्टर को पहले भी नहीं जानते थे। एक चेहरा होता था अभिनेता का। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन की समझ बढ़ी है तो लोग जानने लगे। तो अभी भी मुझे लगता है ना कि स्क्रीन प्ले राइटिंग में बहुत चैलेंजेस हैं। और इसलिए भी है कि यहाँ पे ना शोषण का तरीका तो है, अभी भी शोषण है। हाँ, लेकिन पारदर्शिता भी आई है सोशल मीडिया की वजह से ही, कि अब चीज़ें आप भेज रहे हैं तो आपके पास एक एविडेंस भी है। और उससे पहले भी है कि SWA से आप रजिस्टर्ड है तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की बात हिंदी हिंदी को लेके, तो है बहुत कुछ है जो आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के बहुत अच्छे अच्छे काम हैं जो कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे पैसे पैसे भी मिल रहे हैं उससे। तो किया जा सकता है, लेकिन वही है ना कि उस मानसिकता से बाहर निकले तब ना कि सरकारी जॉब ही सब कुछ है, तब ये सब सोचा जा सकता है। कि आपको देखेंगे अनुराग कश्यप भी UPSC करने आए थे, उसके बाद वो निकल लिए। उन्होंने एक अटेम्प्ट तक नहीं दिया, और वो घर पे बोलते रहे कि मैंने दिया, और वो निकल लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने भी एक अटेम्प्ट दिया है, और दूसरे अटेम्प्ट में तो कोविड हो गया था, और फिर मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। बट हाँ, एग्जाम पेपर मतलब फॉर्म भर दिया था, तो मैंने दूसरा अटेम्प्ट भी दिया था, बट उसमें तैयारी नहीं की थी। मैंने पोस्टपोन होने के बाद छोड़ दी थी तैयारी। बट ये तो है इंडिया में। और अच्छा, आपका हिंदी का फेवरेट पत्रकार कौन है? हिंदी का फेवरेट पत्रकार रवीश कुमार। अच्छा, और कोई कारण? रवीश की साहित्यिक समझ बहुत अच्छी है। भाषा शैली उनकी बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के समय में ना, आपने अच्छा किया है सवाल पूछा। मेरे अंदर बहुत बड़ा चीज को लेके कि रवीश के अंदर एक भाषा शैली। लोगों को लगता है क्या है ना कि सच बोल देना ही पत्रकारिता है। उसके बाद आप गाली दे दो, किसी को कुछ भी बोल दो, तू तराक कर लो। कोई बड़ा ही आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत नए नए जो पत्रकार है, जो सो कॉल्ड खुद को पत्रकार कह रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं सरकार से लड़ ले रहा हूँ तो मैं पत्रकार हो गया। जबकि देख रहा हूँ कि अगर वो कोई उसे गाली दे रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको गाली मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि आप भी गाली देंगे, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रह गया, है ना। तो रवीश के अंदर ये खासियत है कि रवीश को आलोचनाओं की समझ है, आलोचना पचाने की शक्ति है उनके अंदर। और उनकी किताब भी है, बोलना ही है। पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, एक पत्रकार सिर्फ बोल नहीं रहा है टेलीप्रॉम्प्टर को देख के। ऐसा उनके अंदर स्क्रिप्ट लिखने की भी क्षमता है। वो लिख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रवीश से बेहतर भाषा शैली वाला पत्र जिस सौरभ द्विवेदी है, उनकी भाषा शैली बहुत कमाल है। बहुत शानदार वक्ता है वो, और पाठक तो वो है ही, खुद को मानते ही बहुत कमाल का। मतलब कोई कभी इनसे मिलना हुआ है, रवीश कुमार जी से या सौरभ द्विवेदी से? नहीं, बुक फेयर में वो आए थे तो भीड़ थी। मैं बड़ा बचता हूँ, जैसे कि कोई अगर बहुत भीड़ है तो मैं मिलने नहीं जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार ठीक है, मिल लेंगे जब होगा, मौका मिलेगा तब मिल लेंगे। ऐसे उनसे हमारी बात लगातार हुई है व्हाट्सएप के जरिए। मैंने उन्हें पर्सनली खत भी लिखा है, भेजा है, उन्होंने जवाब दिया है, बात हुई है। फिर मेरी शॉर्ट फिल्म जो आई थी ईद पर ईदी, उन्होंने शेयर की थी, सराहना की थी उसकी। तो ऐसे होती है। तो वो कहते भी हैं कि जरूरी नहीं है कि हमें मिलना है, हम लोग एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल। वो वैसे बहुत एक्टिव रहते हैं और ट्राई करते हैं खुद जी। लोगों से कनेक्ट रहें, क्योंकि एक बार मैंने हिंदी पंक्तियां से रिलेटेड लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट डाला था कि हिंदी पंक्तियां की जर्नी अभी तक कैसे रही। हम्म। मतलब मैंने खुद ही पर्सनल डाली थी कि पहले मेरी पहली बार मेरी हाथ में एक इंटरनेट आया, और
कैसे मैं ऐसे इंटरनेट को यूज करते करते एक हिंदी पंक्तियां पेज पे पहुंच गया। और तो फिर उन्होंने एक्चुअली उस पर कमेंट किया हुआ था कि हिंदी पंक्तियां के बारे में मुझे और बताइए, थोड़ा और जानना है। ऐसे खुद से ही, ना मेरी कोई फ्रेंड लिस्ट में एडिट थे, पता नहीं उन तक कैसे पहुंची वो पोस्ट, और उन्होंने कमेंट किया। तो मैंने देखा, और बाकी लोगों की पोस्ट पे भी वो कमेंट करते रहते थे, जानने के इच्छुक रहते थे। लोग लिंक्डइन पे वो डालते हैं कि मेरी नौकरी लग गई या मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उन पे एक्चुअली कमेंट करते रहते थे कि बधाई हो, जिनको जानते भी नहीं है। तो उनकी खुशी में शामिल होते थे, और दुख में तो शामिल होते ही हैं, लोगों के दुख में। जिज्ञासु हैं वो बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी कि वो, मतलब अगर दूसरा पक्ष है कि कोई कई जो जो मोदी मीडिया बताते हैं, गोदी मीडिया बताते हैं, कि अगर वो सरकार के पक्ष को बहुत ज्यादा बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे हो गए हैं कि अपोज कर रहे, बिल्कुल ही अपोज किए जा रहे हैं। मुझे लगता है ना कि व्यक्ति को ना अपनी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी क्या है कि मान लीजिए कि आप शिक्षक है, तो आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा पढ़ाना आपका धर्म है, ये आपको करना ही है, इसमें आपकी वाहवाही करने की कोई जरूरत है नहीं। न्यूटन मूवी का एक डायलॉग है ना, उसमें कि बोलता है कि न्यूटन, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खराबी क्या है, मतलब दिक्कत क्या है तुम्हारी, कि तुम्हें ईमानदार होने का घमंड है। ईमानदार होने का घमंड नहीं होना चाहिए, ये तो व्यक्ति का अपना नेचुरल गुण है ना, वो नैसर्गिक गुण है कि तुम ईमानदार हो, व्यक्ति को ईमानदार ही होना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा ही करना है। तो ठीक उसी तरह सरकार है, तो सरकार का काम ही है कि वो समाज का कल्याण करे, लोगों के बीच आपसी सौहार्द बना के रखे, मतलब एक जो व्यवस्था है उसको अच्छे से चलाए। तो इस व्यवस्था का गुणगान करने की जरूरत नहीं, वो खुद लोगों के अंदर है, वो समझ रहे हैं, करेंगे। लेकिन अगर मैं पत्रकार हूं, या मैं, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आपके अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, मैं देखूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस चीज को आपको बताऊं कि आप यहाँ गलत है, और यही बोलना है आपको। तो रवीश वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका वही काम है, गलत को गलत ही कहना है, बताना है, सही को सही बताने की जरूरत क्या है। सही तो सही है अपनी जगह, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ये है, और रवीश मुझे लगता है इस मामले उनको लोग ये बोलता भी है, ये एकदम निगेटिव है, भाई वो निगेटिव नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ये थोड़ी बताएगा कि अच्छा आपका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर तो कमी ही देखने के लिए रखे हैं ना आप, या दिखवाने गए हैं। तो पत्रकार भी तो एक तरह का डॉक्टर है, कि व्यवस्था में जो कमी है उसको दिखा रहे लोगों तक। तो वही है रवीश का काम, या बाकी वो सारे पत्रकार जो ईमानदार हैं उन्हें वही करना चाहिए। मेरा वही है ना कि एक है कि कलम जब तक कुर्सी की गोद में बैठी रहेगी, सच लावारिस की तरह सड़कों पर भटकता फिरेगा। तो वही है, अब आप सरकार के पक्ष में जाके अगर बैठ जाएंगे तो फिर सच कौन बताएगा। बाकी आपको हिंदी पंक्तियां के बारे में कैसे पता चला, और कैसे कैसे उससे जुड़े, और अब तक का कैसा सफर रहा? हिंदी पंक्तियां पे मैं सोशल मीडिया से ही जुड़ा था। देखा कि पंक्तियां आ रही हिंदी की, कोई राइटर की, कोई नए लोगों को जिनको मैं नहीं जान रहा वो भी दिख रहे हैं उस पे। तो फिर मैं फॉलो किया, देखा कि फिर इनका काफी बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया है, लोग पढ़ भी रहे हैं इनको, और नए लोग आ भी रहे हैं सामने। तो सोशल मीडिया से ही जाना, और मुझे लगा कि हाँ एकदम उनका उद्देश्य, पहले मैं जो मुझे उद्देश्य नहीं पता था पहले, फिर कई बार मैंने उनकी आलोचना भी की है और खूब की है। लेकिन फिर मैं समझा अंदर की चीजें कि कैसे कितना चैलेंजेस हैं, फेस करना पड़ता है। फिर समझ में आया, मुझे लगा कि इन्होंने भी अच्छा काम किया इस क्षेत्र में। फिर उनका ऐप आ गया, और ऐप के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा, मैं भी जुड़ा, लोग मेरे भी पाठक वर्ग तैयार हुए। तो मुझे लगा कि वो हिंदी के क्षेत्र में एक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम ये बता रहे हैं कि हिंदी की नई पीढ़ी है, तो आप कुछ कुछ भी एक मैसेज शेयर करना चाहें, कुछ बात बोलना चाहें इस मन से कि ऐसे हैं, हिंदी की नई पीढ़ी ऐसी है, या हिंदी की नई पीढ़ी ये सोचती है, फिर आप जो आपके साथी हैं, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे जूनियर हो सकते हैं, आप बिल्कुल थोड़े बहुत सीनियर हो सकते हैं, उनसे आप कोई मैसेज कहना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे दौर के जो भी लिखने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले, मुझे लगता है कि उन्हें खूब पढ़ना चाहिए और खूब लिखना चाहिए, हर मुद्दे पे बोलना चाहिए, और एकदम निष्पक्ष होकर बातें रखनी चाहिए, और बायस्ड नहीं होना है किसी से, और चीजों को बिना लाग लपेट के, बिना यह सोचे कि कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, आप अपने आप मतलब अपना आत्म मूल्यांकन करिए,
और आपको लगे कि आप सही जा रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िए, लिखिए। और मुझे लगता है कि दुनिया और सुंदर हो गई हम लोगों से। थैंक यू आदित्य आने के थैंक लिए। यू। बाकी चलो मिलते रहे। थैंक यू। ठीक है।